हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज नैंसी तनवर। आई एम अ इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट एंड अ CFA लेवल 3 कैंडिडेट. आई आल्सो कोच लेवल 1 and level 2 students. So without wasting much of our time, let's start our day 6 of 90 day of clearing CFA level 3. Let's start our study. We are starting with a new chapter, chapter number 3, reading number 3, overview of asset allocation. Overview of asset allocation of our topic asset allocation. These are all the learning objectives that we will be learning in this chapter. Just a second. These are all the things which we will be learning in this chapter. First, we will be learning about the elements of effective investment governance. जो भी हमारी effective governance होगी उसके क्या क्या elements होते हैं और क्यों हम उसको लेते हैं अपने asset allocation के part में. नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक बैलेंस शीट को हम कैसे डिजाइन करते हैं फॉर अ क्लाइंट और उसके इंटरप्रेट करेंगे इम्प्लीकेशंस एसेट एलोकेशन में. फिर हम कंपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स. ये बेसिकली डिफरेंट एसेट एलोकेशन अप्रोचेस है, ये जो हम डीप में पढ़ेंगे अगले हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा कल इन डे 7. नेक्स्ट है हम ये देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क क्या क्या है इन सब अप्रोचेस से रिलेटिव में. नेक्स्ट हम ये देखेंगे इसमें कि हाउ एसेट क्लासेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एक्सपोजर्स टू सिस्टमैटिक रिस्क. बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि जो सिस्टमैटिक रिस्क इज नथिंग बट योर मार्केट रिस्क. जो भी मार्केट रिस्क होता है, जो पूरी एंटायर किसी एसेट क्लास को रिप्रेजेंट को इम्पैक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको हमने देखा है कि जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से. हम बीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टमैटिक रिस्क को. और हम ये देखेंगे कि वो एसेट क्लास स्पेसिफिकेशन में कैसे जरूरी है. नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि यूज ऑफ रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं एसेट एलोकेशन में और उनका क्या रिलेशन होता है ट्रेडिशनल एसेट क्लास अप्रोचेस में. हम फिर देखेंगे कि एसेट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है उसके ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट से कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं. फिर हम जो बेसलाइन बनाएंगे ग्लोबल मार्केट पोर्टफोलियो का, उसको हम कैसे यूज करेंगे अपने एसेट एलोकेशन करने में, पोर्टफोलियो जब बनाएंगे. फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन चॉइसेस क्या होती है एसेट एलोकेशन में. पैसिव और एक्टिव चॉइसेस देखेंगे, व्हीकल्स देखेंगे क्या क्या हम इंप्लीमेंट करते हैं अपनी चॉइसेस बनाने में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन कैसे करते हैं हम रीबैलेंसिंग एसेट एलोकेशंस पे. Let's start our first topic which is your introduction to overview कर रहे हैं हम. हमारा चैप्टर का नाम क्या है? ओवरव्यू ऑफ एसेट एलोकेशन, राइट. हमारा ये चैप्टर का नाम है. एसेट एलोकेशन क्या होती है? हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हमें कौन कौन सी एसेट्स लेनी होगी अपने इस पोर्टफोलियो में, उसको हम क्या कहते हैं? एसेट एलोकेशन. हम एक पोर्टफोलियो बेसिकली हमारा जो मेन लेवल 3 में पूरा हमारा 50% ऑफ द हमारा सिलेबस है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है. अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पाथवे लेता है तो उसके लिए 50% जो कि मैंने लिया हुआ है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो पाथवे है वो 50% मेरा जो होगा एग्जाम का वो ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से ही कवर होगा. तो पोर्टफोलियो हम बेसिकली मेन चीज इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का या फिर क्लाइंट का, तो हमें कौन कौन से एसेट्स एलोकेट करने चाहिए हमारे इस पोर्टफोलियो में, उसका ही हम ये बेसिकली पूरा चैप्टर ही इस पे है. तो हम इसमें ये देख रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस ये एक बैलेंस करता हुआ दिखा रहा है एक ऑब्जेक्टिव जिसको हम बोलते हैं तराजू. बेसिकली ये इसको बैलेंसिंग करने के लिए हेल्प होता है.
ये हम क्या चीज बैलेंस कर रहे हैं, हम जो एसेट ओनर है उसके ऑब्जेक्टिव्स को और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेट है उसको बैलेंस कर रहे हैं। अब जो एसेट ओनर ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मैं, आप या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होता है उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स नीड्स होते हैं क्योंकि हम कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो रीजन है हमारा इन्वेस्टमेंट करने का। कोई हम मान लो हमें घर लेना है या कुछ हमें कोई एसेट लेना है, उसके लिए हमारा कोई या फिर कार लेनी है, कोई भी ऐसा रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, हमारे नीड या फिर वांट्स है। अब हम इन सबको हमारा जो फर्स्ट इसको बेसिकली हमें बैलेंस करना है किस चीज से, ये तो नहीं कि हम कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो बना दे, इन कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेट बना दे जो इसको मीट ही ना कर सके। तो हमें ऐसे कोई पोर्टफोलियो सेट बनाना होता है, ऐसी एक पोर्टफोलियो बनाना होता है जिससे कि हमारा नीड और वांट्स को कवर कर सके। तो इसमें सबसे पहला होता है हमें बेसिकली हम क्लाइंट के पास जाएंगे, इन्वेस्ट या तो वो इंडिविजुअल या फिर कोई बड़ा एचएनआई होगा या अल्ट्रा एचएनआई होगा, उसके पास जाएंगे, हम उनसे पूछेंगे क्या उनकी नीड्स है, क्या उनकी वांट्स है, क्या उनके प्रेफरेंसेस है। कोई कोई लोग होते हैं जिनको इक्विटी ही ज्यादा, वो बोलते हैं कि नहीं हम ज्यादा रिस्क टेकिंग है, तो उनकी क्या क्या प्रेफरेंसेस है, क्या उनका रिस्क प्रोफाइल है, क्या वो जो बोल रहे हैं कि इतना हम रिस्क ले सकते हैं, क्या वो असलियत में केपेबल है रिस्क लेने के लिए, क्या उनके पास एबिलिटी टू टेक रिस्क है या फिर वो सिर्फ विलिंगनेस टू टेक रिस्क है। वो सब हम जब पूरा उनसे बातचीत करेंगे तो उसके बाद फिर हम एक इसको सिंथेसाइज करेंगे किसमें, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट में, आईपीएस में। उनको आईपीएस एक स्टेटमेंट बनाएंगे, हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे उन सब ऑब्जेक्टिव्स को। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे पास एक हमें पता चल गया कि हमारा गोल है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, मान लो 100 करोड़ का हमें एक पोर्टफोलियो बनाना है, वो हमारा एक टारगेट है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिजाइन करेंगे कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस बनाएंगे, जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन होगी, जितनी हमारी उनकी प्लानिंग होराइजन है, इन्वेस्टमेंट होराइजन है, मान लो उनकी होराइजन है 20 ईयर्स की, 20 ईयर्स की उनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो उसके हिसाब से हम अपना कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बन गए, हमें पता चल गया कि हमारा टारगेट क्या है, उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि हम मॉनिटर कर रहे हैं प्राइजेस को और मार्केट्स को कि हमारी पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर मान लो हमारी पोर्टफोलियो या फिर कोई मार्केट अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रही, हमें उसके बाद उसको करना होगा रीबैलेंस या फिर रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। रीबैलेंस या फिर रीस्ट्रक्चर, इन दोनों वर्ड्स के मतलब मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी, ठीक है। रीबैलेंस या फिर रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, या फिर हमें रिवाइज भी करना पड़ता है कभी कभार आईपीएस। अगर कोई मान लो अगर हम इंडिविजुअल किसी को देख रहे हैं, हम पहले उसके इतने एसेट्स देख रहे थे और अभी उसके पास अचानक से उसके पेरेंट्स की डेथ होने के बाद उसके पास इतना सारा बीक्वेस्ट यानी कि एक इनहेरिट उसको प्रॉपर्टी या कोई एसेट मिल गई, तो अब उसकी एसेट क्लास ज्यादा हो चुकी है, उसकी एसेट की जो बेस लाइन है वो इंक्रीज हो चुकी है। अब उससे क्या होगा, उससे उसकी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें उसको रिवाइज करना पड़ेगा अपनी आईपीएस में, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट में उसको रिवाइज करना पड़ेगा। इसको ही हम बोलते हैं एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस बैकग्राउंड। इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस बैकग्राउंड क्या होता है, बेसिकली गवर्नेंस क्या होती है, गवर्नेंस क्यों चाहिए हमें एक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में। जो इन्वेस्टमेंट वाली जो ये पूरी चीज होती है, हम किसी को भी ऐसे अपने पैसे नहीं दे सकते, ये हमारा ट्रस्ट पे बिल्ड होता है पूरा। इसलिए सीएफए की जो करिकुलम है उसमें एथिक्स पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम दूसरे का पैसा मैनेज कर रहे हैं, उसमें हमें जो पैसा मिल रहा है वो बेसिकली हमें ट्रस्ट और इंटेग्रिटी पे मिल रहा है। हमें ये सब चीज अगर कुछ मिल रहा है तो पैसे का, कोई बोल रहे कि हमारे पैसे संभाल लो, तो वो ट्रस्ट पे दे रहा है, अपने पैसे इंटेग्रिटी पे दे रहा है कि तुम उसके पैसे का ध्यान रखोगे, उसको लॉस में नहीं करोगे, क्योंकि वो उसकी पूरी जो है उसकी काम करने की पूरी अर्निंग्स है वो उसकी, ठीक है। तो इसमें गवर्नेंस का क्या रोल है, गवर्नेंस इसलिए जरूरी है, एक बॉडी होती है गवर्नेंस इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो मैं एक फंड मैनेजर हूँ, ठीक है, फंड मैनेजर हम ऐसे ही नहीं बन सकते इंडिया में, हमें सेबी के अप्रूवल चाहिए होता है। तो सेबी क्या है, एक इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस है।
इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस है तो वो क्या करेगी, इसको देखेगी कि वो सही डिसीजंस ले रहा है या कैसे डिसीजंस ले रहा है। तो हम इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट ही यही है कि एलिमेंट्स देखना कि गुड गवर्नेंस के, गुड इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस के क्या होते हैं, गुड इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, किसे हम बोलते हैं कि गुड इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। सबसे पहले क्या है, गवर्निंग इन्वेस्टमेंट कमिटी, जैसे कि और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनको हम कह सकते हैं, सेबी के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है एक एग्जांपल है, हम उनको कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टाफ कौन होगा, योर फंड मैनेजर, जो म्यूचुअल फंड हमारा बना रहे वो, ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, ये सारे कौन हो गए, इन्वेस्टमेंट स्टाफ हो गए। थर्ड पार्टी रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे कि हम कोई बाहर के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, मान लो कोई थर्ड पार्टी के हमने रिसोर्सेज यूज करें अपने इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसको यूज करने में हमने ये यूज किया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने में हमने थर्ड पार्टी रिसोर्सेज यूज किए हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट हमारे इसमें सब टॉपिक है कि क्या क्या 6 कॉमन एलिमेंट्स है इफेक्टिव योर इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस के। ठीक है, तो कौन कौन से वो है अभी हम उसको डिटेल वे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर आर्टिकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड इज योर एलोकेशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज योर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, योर आईपीएस, fourth is your asset allocation and rebalancing policy, fifth is your reporting framework, sixth is your governance audit। अब हम इन सबको एक डिटेल वे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट था हमारा आर्टिकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इसमें हम बोल रहे हैं आर्टिकुलेटिंग मतलब मेकिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, हम कैसे बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इसका बेसिकली इट इज इक्वल टू व्हाट द इन्वेस्टर इज ट्राइंग टू अचीव, इन्वेस्टर क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है, क्या उसके वांट्स है, क्या उसके ड्रीम्स है, क्या उसकी नीड्स है। ओके, इसमें एग्जांपल के तौर पे हमें ये दे रखा है, जैसे मान लो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, रिटायरमेंट प्लानिंग, योर फैमिली नीड्स हो सकती है, उसकी कोई नीड है, घर लेना है, या फिर उसको अपने बच्चों के लिए बीक्वेस्ट छोड़ना है, इनहेरिटेंस छोड़ना है। वैसे ही एक पेंशन फंड के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकती है, जो प्लान एसेट्स है, प्लान एसेट्स क्या होते हैं, मान लो एक पेंशन फंड है, उसको एम्प्लॉयज के थ्रू पैसा आता है, एम्प्लॉयज पैसे देते हैं उसको, कुछ कुछ पोर्शन उनकी सैलरी का कटता है, वो क्या होता है फिर इन्वेस्ट होता है एक हमारे इन्वेस्टमेंट एक बेसिकली एक पेंशन फंड में इन्वेस्ट होता है। तो जो उसके प्लान एसेट्स क्या होंगे, जो ये इन्वेस्टमेंट जो ये पेंशन फंड्स है वो होंगे हमारे फंड्स होंगे, हमारे होंगे प्लान एसेट्स होंगे। ठीक है, प्लान एसेट्स होंगे। लायबिलिटी क्या होगी, जो हमें रिटायरमेंट के बाद इनको पैसे देने हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट की है वो इक्वल होए हमारे जो हमें पैसा देना है उसके इक्वल। तो हमें इसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो देखना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जब गोल और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं हम। नेक्स्ट इसमें ये बोल रहे हैं हमें रिस्क टॉलरेंस भी ऑल्सो वी नीड टू बी, हमें उसको कंसिडर करना पड़ता है, उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है अच्छे से कि रिस्क टॉलरेंस क्या है। और हमें वेरियस रिस्क जैसे कि लिक्विडिटी रिस्क, अगर हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है तो उसका जो रिस्क होगा लिक्विडिटी वाला वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हम इक्विटीज ले रहे हैं तो वॉलेटिलिटी को देखना पड़ेगा, रिस्क ऑफ लॉस देखना पड़ेगा, रिस्क ऑफ अबैंडनिंग अ chosen course of action at the wrong time are also considered। ये जो ये पूरा abandoning a chosen course of action, ये मैं अगली स्लाइड में आपको अच्छे से समझाती हूँ एक कंसेप्ट के साथ। जो सेकंड है 6 एलिमेंट्स जो हम पढ़ रहे हैं गुड गवर्नेंस में, दिस इज योर सेकंड पार्ट, वो है हमारा एलोकेशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एलोकेशन क्या होती है, एलोकेशन इज बेसिकली हम किसको कैसे उसमें बांट रहे हैं, बेसिकली काम बांट रहे हैं, ड्यूटीज बांट रहे हैं, ड्यूटीज को एलोकेट कर रहे हैं किसको हम, क्योंकि पैसे संभालना एक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमें ये चीज एलोकेट करनी पड़ेगी किसमें, जो हमारा मान लो मैं एक फंड मैनेजर हूं तो मेरे पास बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो मतलब मान लो लेवल 3 के कैंडिडेट्स है, लेवल 1 के, लेवल 2 के कैंडिडेट्स है, और ऐसे भी हैं जिन्होंने CFA चार्टर कर लिया। अब मेरे पास एक अच्छा खासा HNI आया तो मैं
मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसका जो नीड्स या फिर वांट्स है उसको मैं कैसे एक पोर्टफोलियो में डिजाइन कर सकूं, तो मैं उसको एलोकेट करूंगी कि हाँ भाई मैं किसको दे सकती हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन अच्छा डिजाइन कर सकता है एक जो हमारा पोर्टफोलियो उसको कैसे कौन अच्छे से डिजाइन कर सकता है। तो इसमें यही बोल रहे हैं इस पूरी स्लाइड में कि इसमें एलोकेशन करनी होती है हमें एक देखो इसमें लिखा है कि एलोकेशन करनी होती है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो वेरी करती है नॉलेज के हिसाब से, और जो साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम क्या है, उसकी एबिलिटी ऑफ द इंटरनल स्टाफ कि वो क्या ये HNI के पैसे लेवल 1 के बच्चे संभाल पाएंगे, लेवल 1 के जो कैंडिडेट्स है वो संभाल पाएंगे, शायद उतने अच्छे से ना संभाल पाए जितना कि एक लेवल 3 या फिर CFA चार्टर होल्डर संभाल पाए, बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज एंड ऑल्सो देयर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। और इसमें ये भी बोल रहे हैं कि इफेक्टिव गवर्नेंस रिक्वायर्स दैट द इंडिविजुअल्स चार्ज विद एनी गिवन डिसीजन हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए उनके पास और एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ये अगर हम उनको ड्यूटी दे रहे हैं तो वो एक ट्रस्ट इंटेग्रिटी के हिसाब से उस डिसीजन को या फिर उस जो हमारा पोर्टफोलियो बनाने का पूरा सिस्टम है उसको अच्छे से वो मैनेज कर सके। नेक्स्ट है हमारा IPS इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, जो कि एक बेसिकली इट इज अ फाउंडेशन डॉक्यूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट जो हमारे क्लाइंट के नीड्स और जो उसके प्रेफरेंसेस है, रिस्क प्रोफाइल है, उन सबको एक बेसिकली उसको एक डॉक्यूमेंट में उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है। इट इज अ ब्लूप्रिंट, इट इज ऑल्सो अ ब्लूप्रिंट। बेसिकली हमें अगर पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं तो हमें इसके हिसाब से एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये एक तरह से हमारा ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट फॉर ऑनगोइंग फंड मैनेजमेंट है, और वो एश्योर करता है कि अच्छे से हमारे जो एसेट्स है वो मैनेज हो रहे हैं और ड्यू डिलिजेंस उसमें ली जा रही है। फोर्थ एलिमेंट जो एक सिक्स उसमें वन ऑफ द 6 एलिमेंट्स है एक गुड गवर्नेंस का, वो है एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग पॉलिसी। अब रीबैलेंसिंग और रीस्ट्रक्चरिंग में वो दोनों में डिफरेंस है। इसका डिफरेंस मैं आपको समझाती हूँ। इसमें डिफरेंस ये है कि अगर एक पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं तो हमारे पास मान लो 70% इक्विटीज है और 30% हमारे पास बॉन्ड्स है, ठीक है। बट अगर हम इसमें ये चेंज कर देते हैं, मान लो इसको चेंज करके मैंने कर दिया कि इसको 50% कर दिया इक्विटीज, 50% कर दिया मैंने इसको बॉन्ड्स में, ठीक है। तो इसको क्या किया मैंने, रीबैलेंस किया। इसको बैलेंस मतलब सेम है, हमने इक्विटी और बॉन्ड्स जो है हमारा वो तो चीज सेम है कि एसेट क्लास हम इक्विटी और बॉन्ड्स ले रहे हैं, बट उसका जो हमने वेट्स है वो चेंज कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं रीबैलेंस। रीस्ट्रक्चर मतलब अगर मेरा एक ही पोर्टफोलियो है विच इज योर 50% मेरा जो था इक्विटीज में था, 20% मेरा बॉन्ड्स में था और 30% मेरा मान लो गोल्ड में या कमोडिटीज में था। मैंने अब उसको रीस्ट्रक्चर करके मैंने इक्विटीज या गोल्ड का पोर्शन हटा दिया कमोडिटीज का, और मैंने इसको 50-50 इक्विटीज और 50-50 बॉन्ड्स कर दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक कमोडिटी के पार्ट को हटा दिया, तो मैंने रीस्ट्रक्चर कर दिया पूरा, मतलब पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया, ठीक है। इसको रीबैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रीबैलेंस करना हमें कब जरूरी होता है, जब IPS में कोई रिवीजन आती है तब हमें रीबैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, जब हमारा जो पोर्टफोलियो है वो एक ढंग से नहीं चल रहा, उस हिसाब से नहीं चल रहा, एक IPS जो हमने पहले बनाया था उसके हिसाब से नहीं चल रहा, तब हमें रिवीजन करने की या रीबैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और हमें स्पेसिफिकेशन हमें देना पड़ता है कि क्या क्या कैसे हम करेंगे उसको रीबैलेंस और कितने टाइम में। बेसिकली बोलते हैं 1 ईयर में हमें रीबैलेंसिंग या फिर हमें मॉनिटर करना ही चाहिए, या 6 मंथ्स में। अगर कोई अच्छा कोई एक्टिव फंड मैनेजर है तो वो 6 मंथ्स में या फिर जो 1 ईयर में वो ये करता ही करता है, क्योंकि उसको देखना होता है कि वो उसके हिसाब से पोर्टफोलियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। लास्ट हमारा ये पॉइंट है रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब हमारा पोर्टफोलियो जब बन चुका है, उसके बाद हमें मॉनिटर करना होता है, रिपोर्ट करना होता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो वो कैसा चल रहा है। तो हम इट शुड बी क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, अच्छे से पूरा, ये नहीं कि वो मिस इंटरप्रेट कर रहा है या फिर अच्छे से उसको, मतलब वो एक नॉर्मल
भाषा में किसी को समझ नहीं आ रहा है, कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसमें बहुत सारी फाइनेंसिंग टर्म्स, ऐसे डिफिकल्ट फाइनेंसिंग टर्म्स लिखी हुई है जो एक नॉर्मल बंदे को नहीं समझ आ रहा है, तो इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज और वो एक्यूरेट होनी चाहिए और वो आंसर करना चाहिए ये 3 क्वेश्चंस कि हम अब कहाँ पर है, हमने कितना अचीव कर लिया अपना गोल और ऑब्जेक्टिव, और हमारे वैल्यू क्या ऐड हुई है या सब्सट्रैक्ट हुई है, मैनेजमेंट डिसीजंस ने क्या क्या वैल्यू ऐड हुई है या सब्सट्रैक्ट हुई है। अब इसमें की एलिमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है हमारा बेंचमार्किंग, सेकंड है हमारा मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, थर्ड है हमारा गवर्नेंस रिपोर्टिंग। बेसिकली इसमें जो ये फर्स्ट पार्ट में लिखा है बेंचमार्किंग में दो बेंचमार्क के लेवल बताए हुए हैं। एक कि हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने कितना अच्छा जो पर्पस था जिसके लिए हमने एक पोर्टफोलियो बनाया वो कितना अचीव कर लिया, और जो सेकंड बेंचमार्क है जो पॉलिसी पोर्टफोलियो हमने जब हम क्लाइंट से मिलने गए हमने उनको बताया कि ये वाला आपका पोर्टफोलियो बनेगा, पर अब ये वाला पोर्टफोलियो, दोनों में डिफरेंस जो है उसका जो गैप है उसको भी हम एक बेंचमार्क की तरह ले रहे हैं कि जब हमने बताया था और अब का कितना हम क्या उसको अचीव कर पाए हैं जो हमने आपको बताया था। और जो ये दूसरा वाला बेंचमार्क है, फर्स्ट वाला बेंचमार्क क्या है हमारा कि हमने कितना उसका जो पर्पस था, जो उस क्लाइंट का पर्पस था वो कितना अचीव कर लिया है, कितना उसका पर्पस हमने अचीव किया है, कितना अभी उसका जो नीड था या उसका वांट था अभी वो कितना बाकी है कि कितना उसको अचीव कर सकता है। जो सेकंड है इट इज योर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ द पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन कौन सा गंदा परफॉर्म कर रहे हैं एज अकॉर्डिंग टू द प्लान जो हमने प्लान किया था, जो हमने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट बनाई थी। कौन सा ऐसा पोर्टफोलियो का जो पार्ट है इक्विटी या फिर बॉन्ड, कौन सा ऐसा पार्ट है जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको वो भी हम बताएंगे। जो कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा वो भी हम बताएंगे। उसके बाद हमें चेंज भी करना पड़ेगा। और गवर्नेंस रिपोर्टिंग क्या होती है, हमें ये भी बताना पड़ेगा जो हमारा पोर्टफोलियो हम डिजाइन कर रहे हैं उसका क्या क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस इसमें क्या है। अगर हम ये पूरा हमने इसमें रियल एस्टेट का पार्ट ले रखा है तो हम इसमें लिक्विडिटी इलिक्विडिटी का जो पार्ट है वो पूरा रिस्क है वो बताकर चलेंगे, या इक्विटीज का अगर पार्ट है उसमें वॉलेटिलिटी जो एक रिस्क है वो भी हमें अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा ये वाला नेक्स्ट है आज का ये टॉपिक, सब टॉपिक विच इज योर इकोनॉमिक बैलेंस शीट एंड एसेट एलोकेशन। सबने अकाउंटिंग जो बैलेंस शीट है वो जरूर से पढ़ी होगी। अकाउंटिंग बैलेंस शीट क्या होती है, जो नॉर्मल सीए बनाते हैं। सीए क्या बनाते हैं, यहाँ पे हमारा इधर होता है हमारा एसेट और इधर क्या होता है हमारा लायबिलिटी और इक्विटी, ऐसी होती है एक बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमने सबने पढ़ी होगी। ये क्या आ गया अचानक से एक नया वर्ड, इकोनॉमिक बैलेंस शीट। व्हाट इज योर इकोनॉमिक बैलेंस शीट? इकोनॉमिक बैलेंस शीट होती है दो चीजों को हम जब देखते हैं, एक तो कन्वेंशनल एसेट्स जो बोल रहे हैं हम। कन्वेंशनल एसेट्स क्या है, हमारे बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स प्लस इक्विटीज प्लस कैश, ये हमारे क्या है कन्वेंशनल जो चलते आ रहे हैं वो वाले जो एसेट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कन्वेंशनल एसेट्स। ठीक है, कन्वेंशनल एसेट्स या फिर फाइनेंशियल एसेट्स। अगर कोई लायबिलिटी है इसमें हम ऐड करेंगे लायबिलिटी वाला पार्ट भी। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्या होती है, दिस इज योर अकाउंटिंग बैलेंस शीट। ठीक है, जब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे कौन से वाले एसेट, एक्सटेंडेड, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो एसेट्स को जब हम इंक्लूड करते हैं, एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो एसेट स्लैश लायबिलिटी, तब हमारा क्या बनता है, ये बनता है हमारा इकोनॉमिक्स बैलेंस शीट। क्या बनता है हमारा इकोनॉमिक बैलेंस शीट, जब हम कन्वेंशनल एसेट्स और एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो एसेट्स और लायबिलिटीज को इंक्लूड करते हैं। चलो नेक्स्ट डीप में पढ़ते हैं इसमें कि इकोनॉमिक बैलेंस शीट क्या होती है। इट इज योर कन्वेंशनल एसेट्स और लायबिलिटीज, जिसको हम फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी भी कहते हैं। जब हम उसमें ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, एडिशनल एसेट्स और लायबिलिटीज, जैसे कि एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब हम देखते हैं कि एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो एसेट्स क्या होंगे, जो भी
उसको मान लो, जो मैं मान लो एक वर्किंग पर्सन की बात करती हूँ, अगर उसको जो भी प्रेजेंट वैल्यू, जो उसको फ्यूचर अर्निंग्स जो वो फ्यूचर में कमाएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज योर अर्निंग्स, ठीक है। अर्निंग्स वाला जो पार्ट है, जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसकी फ्यूचर की अर्निंग्स को हम उसको इंक्लूड करेंगे एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो एसेट्स में, प्लस योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर, जो हमारे को बीक्वेस्ट मिलेगी, वो हमें जो भी धरोहर मिलेगा वो, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अगर हमारा कुछ पेंशन की जो इनकम है, हमारी पेंशन की जो इनकम है वो भी अगर प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे हम, तो ये सारे क्या होंगे हमारे एक्सटेंडेड, ये होगा हमारा एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो एसेट्स। वैसे ही हमारा अगर कोई हमारा एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो लायबिलिटी क्या होगा, जो भी हमारा फ्यूचर का कंजम्पशन है, क्योंकि हमारे पैसे, हमारा जो अर्निंग्स का या जो हमारे पैसे होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे कंजम्पशन करने से, तो उसकी वजह से इसको हम लायबिलिटी बोल रहे हैं। और जब भी हमारा कोई फाइनेंशियल एसेट इंक्रीज होगा उसको हम बोल रहे हैं एसेट। कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए जो एसेट होगा एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो एसेट, वो होगा अगर उसको अंडरग्राउंड में कोई भी मिनरल रिसोर्सेज मिल रहे वो, प्लस जो, या फिर मान लो मैंने एक बुक बनाई है, तो मैं वो उसको फर्दर सेल कर रही हूँ उस बुक को, तो वो जो बुक सेल होती जाएगी तो उस पर हमें कुछ पोर्शन मिलता है, ठीक है, एक कुछ इनकम मिलती है जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टीज। तो जब हमारे को वो फ्यूचर जो रॉयल्टीज मिलेगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू को भी मैं कंसिडर करूंगी एक एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो एसेट में। अब फॉर एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वैसे ही हमारा जो एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, जो हमें पैसे देना है, बेसिकली जो पेंशन का जो चीज है वो हमें वापस देना है उस एम्प्लॉय को, क्योंकि उसके कुछ सैलरी से हमने वो कट किया है तो वो हमें देना भी पड़ेगा, रीपे भी करना पड़ेगा, तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो हमारी एक लायबिलिटी होगी, ठीक है। इसमें ये बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि जो भी एसेट एलोकेशन का जो प्रोसेस होता है वो अगर एक्सटेंडेड बैलेंस शीट को देखता है उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, अप्रोप्रिएट एलोकेशन मानते हैं, जो नहीं करता उसके कंपैरिजन में। अब इसमें ये भी बोल रहे हैं कि अगर मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूं इन्फोसिस में, ठीक है, इन्फोसिस में मैं एम्प्लॉय हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, ईसॉप्स मिलेंगे। ईसॉप क्या होते हैं हमारे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हमें क्या मिलता है एज एन एम्प्लॉय, हमें स्टॉक्स मिल रहे हैं मान लो इन्फोसिस के। अब अर्निंग्स जो है मेरी, अब जो अर्निंग्स है या फिर ये, इसको हम फाइनेंशियल एसेट की तरह पे कंसिडर करेंगे, ये हमारी अर्निंग्स है। तो अगर मान लो इन्फोसिस गंदा परफॉर्म कर रहा है या फिर इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो अगर वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो हमारी अर्निंग्स को इम्पैक्ट करेगा। जब हम उस अर्निंग्स के इम्पैक्ट को देखते हैं उस एक्सटेंडेड बैलेंस शीट में, तो वो एक अच्छा एसेट एलोकेशन प्रोसेस माना जाता है। नेक्स्ट इसमें ये हम देखो, इसमें क्या है, ये हम देख रहे हैं ह्यूमन कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल। अब इसमें ये क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एज, और जो ये वाला पोर्शन है दिस इज योर टोटल वेल्थ, ठीक है, ये हमें दिखा रहा है टोटल वेल्थ। जब हम 25 की एज पे होते हैं, जब हम वर्क करने जा रहे होते हैं, तो हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल जो कैपिटल होता है वो कम होता है। देखो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जो हम काम कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स जो है हमारे, या वर्किंग वाला जो पोर्शन है वो हमारा मोर देन 80% है। देखो यहाँ पे ये चीज क्या है, मोर देन 80% क्या है हमारा, ये वर्किंग कैपिटल। देखो ये कलर ब्लैक कलर में है, ये वर्किंग ह्यूमन कैपिटल है, वो सबसे ज्यादा है, मोर देन 80% है। और ये क्या है, इट इज लेस देन 20% हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। बट 65 की एज में देखो, 65 की एज में हमारे पास सबसे ज्यादा व्हाइट पोर्शन है, ये देखो व्हाइट पोर्शन सबसे ज्यादा है। व्हाइट पोर्शन क्या है हमारा, फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल क्या है हमारे, फाइनेंशियल एसेट्स। और जो वर्किंग वाले जो हमारा पोर्शन है वो हमारा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या फिर क्लोज टू जीरो आ गया है। 100% क्या हो गया हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स। वो क्यों है, क्योंकि 65 की एज क्या होती है हमारी, रिटायरमेंट एज मानी जाती है, ठीक है। तो हम जब रिटायरमेंट करते हैं, हम काम नहीं करते हमारे पास, हम क्या इकट्ठे करते हैं, हम करते हैं इकट्ठे फाइनेंशियल एसेट्स।
जो हमारा ह्यूमन कैपिटल होता है वो इस टाइम पे हो जाता है 0। तो देखो ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाया हुआ है। इंक्रीजिंग ट्रेंड में क्यों दिखाया है? क्योंकि जैसे जैसे हम काम करते हैं, जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, जो हम अर्न कर रहे हैं, जो हमें पैसे मिल रहे हैं, जो हमें या फिर सैलरी मिल रही है, हम उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। किस लिए हम इन्वेस्ट करते हैं या सेव करते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। तो जैसे जैसे हमारी अर्निंग्स या फिर जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है, वैसे वैसे हमारी अर्निंग्स इंक्रीज होती है तो हमारी फाइनेंशियल जो एसेट्स है, फाइनेंशियल कैपिटल है, वो इंक्रीज होने लग जाती है। इतनी हो जाती है कि 65 या रिटायरमेंट के एज पे इट रीचेस आवर मैक्सिमम कैपेसिटी, और वर्किंग जो अर्निंग्स होती है वो 0 के बराबर हो जाती है। तो ये पूरा जो पॉइंट है वो यही एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारी लास्ट स्लाइड है बेसिकली आज की, वो हमें ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है, वैसे वैसे जो इक्विटी की एलोकेशन है वो डिक्रीज होती है, और बॉन्ड की जो एलोकेशन है वो इंक्रीज होती है। इसमें इसका रीजन हमने जो अभी तक हम ये देखते हुए हैं कि जैसे जैसे हमारी एज जो है हमारी इंक्रीज करती है, उसके हिसाब से हमारा क्या होता है, हम रिस्क कम लेने लगते हैं। हमें जो मतलब पता है कि जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही है, हमारा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है, वो क्या होती है, वो डिक्रीज होने लग जाती है। तो हम एक फिक्स्ड इनकम की तरफ या फिर बॉन्ड्स की तरफ जो हमारा एलोकेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और इक्विटीज की तरफ हमारा कम हो जाता है एलोकेशन। हम हमेशा ये देखते हैं कि हम जैसे हम यंग एज के जो लोग होते हैं वो इक्विटीज की तरफ ज्यादा एलोकेट करते हैं अपना मनी को, एज कंपेयर टू योर ओल्ड एज जो पीपल होते हैं। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रिसर्च है वो इंडिकेट करती है। अब इसमें एक अलग पर्सपेक्टिव से इस पॉइंट को दिखा रहे हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल होता है उसको हम देखते हैं कि 30% इक्विटी लाइक होता है और 70% बॉन्ड लाइक होता है। तो अगर हम इस चीज को ये देख रहे हैं और एक अजम्पशन बना रहे हैं कि उसका जो इन्वेस्टर्स है उनका कांस्टेंट है रिस्क टॉलरेंस थ्रू आउट द लाइफ, तो हम जो इन थ्योरी में हम ये देखेंगे कि जो उसका एसेट एलोकेशन टुवर्ड्स बॉन्ड है वो इंक्रीज होगा, और इक्विटी की तरफ उसका जो एलोकेशन होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो लर्निंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। उसी के साथ आई होप कि सबको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आई होगी। इसी के साथ हमारा ये आज का जो स्टडी सेशन है वो कंप्लीट होता है, और मैं ये होप कर रही हूँ कि सब बहुत अच्छे से जो सबके टास्क है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहे होंगे। मैं आपको सबको एक चीज बताना चाहूंगी कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी लेवल 3 का सपोज हम एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें पता नहीं होता कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। तो उसके लिए हमारा सेल्फ बिलीव और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो होना बहुत जरूरी है कि हम उस टास्क को या जो भी क्वेश्चन या जो भी चैलेंज हमारे पास आया उसको हम अच्छे से अपना पूरा बेस्ट देके उसको परफॉर्म कर सके। तो वो सिर्फ तब हो सकता है, हमारा कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है। हमारा कॉन्फिडेंस ये नहीं कि अचानक से हमारा कल एग्जाम है तो आज के दिन हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अप होगा, ऐसा कभी नहीं होता। कॉन्फिडेंस कब होता है, जब हम डेली हमारे जो डेली के टास्क है उसको अचीव करते हैं। जो हम डेली के टास्क है, जो हम डेली हमारी स्टडीज है, हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, डेली हम आकर वीडियो सुन रहे हैं, उस चीज को हम अपना खुद से भी एफर्ट डाल रहे हैं। जो हम डेली के एफर्ट्स और डेली के टास्क को जब हम उसको टिक मार्क कर रहे हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे बिल्ड होगा, और इतना ज्यादा फिर अच्छे से कि हाँ, हम चाहे कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है हम उसको बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर पा रहे। वो तभी संभव है तब हम अपना डेली के टास्क जो है उसको अचीव कर रहे हैं अच्छे से, एकदम अपना बेस्ट दे रहे हैं डेली। चलो ठीक है, इसके अलावा मेरे को बस ये बोलना है कि अब हम कल मिलते हैं। अपना जो ये रिमेनिंग पोर्शन है रीडिंग नंबर 3 और फिर चैप्टर नंबर 3 जो है इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई करो। लेवल 3 हमें सबको क्लियर करना है।